हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। आज डिस्कस करने वाले हम FST6 का पेपर सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हेन अ सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद KCl सॉल्यूशन, और जिसका हमें कंडक्टिविटी यानी कप्पा दे रखा है, इट हैड अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट 300 केल्विन टेम्परेचर व्हेन फिल्ड विद 0.01 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन, इट हैज दिस, और उसने हमसे K2SO4 सॉल्यूशन का लैम्डा पूछा है। बच्चों, सवाल बड़ा आसान है कि आप सबके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, और कंडक्टिविटी सेल बोलते ही आप सबके मन में इमेज बन जाना चाहिए। कुछ ऐसा हमारा कंडक्टिविटी सेल है। यहां पहले जो सॉल्यूशन भरा था उसका नाम KCl है, और फिर KCl सॉल्यूशन के बाद जो दूसरा सॉल्यूशन भरा उसका नाम है K2SO4, और उन्होंने हमसे K2SO4 का लैम्डा एम पूछा है। तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं K2SO4 का लैम्डा एम पूछा है, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला हमें आता है, और लैम्डा एम का फॉर्मूला है कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम। हाँ, आप ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने 1000 नीचे क्यों लिखा। आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि आज यहां पे कप्पा मीटर में है, और जब कप्पा मीटर की यूनिट में है तो 1000 ऊपर नहीं 1000 नीचे आएगा। तो देखा जाए तो सवाल में कुछ नहीं है, लैम्डा एम निकालना है, एम और कप्पा पता हो तो वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। एम यानी कि इसका मोलारिटी तो पता है, लेकिन हमें इसका कप्पा नहीं पता, हमें इसका कंडक्टिविटी नहीं पता। तो सारा का सारा जो खेल है वो उसके कप्पा निकालने का है। अब बच्चे को इसमें कंडक्टिविटी यानी कप्पा का फॉर्मूला याद हो, और कप्पा का फॉर्मूला है 1/r इंटू L/A। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सेल है कंडक्टिविटी सेल वही है, यानी इसका जो सेल कांस्टेंट L/A होगा वो कांस्टेंट होगा, और अगर L/A कांस्टेंट होगा तो मैं कह सकता हूं जो कप्पा है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी मैं यहां से एक फॉर्मूला बना लेता हूं, कप्पा 2/कप्पा 1 इक्वल टू R1/R2। अब क्या करना है, कप्पा 1 सवाल में दे रखा है, R1 R2 भी दे रखा है, वैल्यूज को पुट करके कप्पा 2 सॉल्व करें। तो कप्पा 2 जो कि K2SO4 सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी है मेरे बच्चों, तो कप्पा 2 इक्वल टू कप्पा 1 इंटू R1/R2, और कप्पा 1 कितना दे रखा है ध्यान से देखिए, दिस इज 3, और R1 यानी रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन 100 है, और सेकंड सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 300 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कप्पा कितना आ चुका है हुआ। नाउ वी हैव अ कप्पा, और अब वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है। तो लैम्डा एम हो जाएगा कप्पा कितना आया 1 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू मोलारिटी दैट इज 10 की पावर 0.01 यानी 10 की पावर -2। इसे करेंगे सिंप्लीफाई तो कितना आ गया 10 की पावर -1। ऑलराइट, इस प्रकार से हमने लैम्डा एम कैलकुलेट किया। अगला सवाल जो आप सबके सामने है, द वॉल्यूम ऑफ एयर नेसेसरी फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर प्रोपेन। 20 लीटर प्रोपेन का कंबशन होता है, तो बताइए एयर का कितना वॉल्यूम होगा। सवाल हमसे वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है, ना कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। तो बच्चों सबसे पहले अपन प्रोपेन का कंबशन कराएं, तो C3H8 प्लस O2 से बना CO2 प्लस H2। C3H8 जो कि गैसियस है और O2 भी गैसियस है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस नहीं करना चाहें तो O2 का सीधे स्टोइशियोमेट्री भी आप पता कर सकते हैं x प्लस y/4 से। मतलब अगर आप यहां पे स्टोइशियोमेट्री पता करना चाहते हैं, या तो रिएक्शन को बैलेंस करके पता करें, और अगर रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं इतनी मेहनत करना चाहते तो आपको पता हो कि जो ऑक्सीजन का स्टोइशियोमेट्री होता है वो x प्लस y/4 के बराबर होता है, यानी 3 प्लस ऐसा भी करके आप कर सकते हैं। राइट, फिलहाल अभी आप इसे बैलेंस करते हैं, तो यहां पे 3 है तो 3 आ जाएगा, 8 है तो 4 आएगा, ऑक्सीजन हो चुका है 10, मतलब यहां 5 आएगा। अब ये रिएक्शन मुझसे कुछ कहना शुरू करती है। ये रिएक्शन कहती है कि जब 1 मोल इसका जाएगा तो 5 मोल इसका जाएगा, और क्योंकि दोनों सब्सटेंस गैसियस है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 लीटर प्रोपेन का जब कंबशन होगा, 1 लीटर प्रोपेन का जब कंबशन होगा तो वो 5 लीटर ऑक्सीजन को यूज करेगा, यानी जब 20 लीटर का कंबशन होगा तो 100 लीटर ऑक्सीजन को यूज करेगा। लेकिन सवाल हमसे ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं पूछा है, सवाल हमसे एयर का वॉल्यूम पूछा है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एयर है उसमें ऑक्सीजन 20% है, यानी 1/5 पार्ट है, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंटू 5 हो जाएगा, यानी 100 इंटू 5, यानी आंसर 500 लीटर हो जाएगा। ये सवाल कई बार बच्चे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को ही आंसर टिक कर देते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है कि वॉल्यूम ऑफ एयर है। अगला कंसेप्ट, आज मैंने सवाल में बोला है कि 20% है,
हो सकता है वो एक हाइपोथेटिकल सवाल बनाए और वो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंटेंट बदल दे। तो हमेशा इंटू 5 होगा ऐसा भी नहीं है। इन दो जगहों पे सवाल आपको ट्रैप करता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंसेप्चुअल सवालों में से एक है। सवाल में आपके सामने एक स्पेक्ट्रम बना रखा है और उस स्पेक्ट्रम में कहता है कि रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट लाइंस आर ऑब्टेन। तो बताइए इनमें से कौन सी लाइन रेड कलर को रिप्रेजेंट करती है? इनमें से कौन सी लाइन रेड कलर को रिप्रेजेंट करती है? तो प्यारे बच्चों कंसेप्ट क्या है सुनिएगा। जब आप कहते हैं विबग्योर, राइट, तो आप सब जानते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लैम्डा 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 बढ़ता है। यानी सवाल कहता है कि बताओ वो कौन सा स्पेक्ट्रम है जहां हमें रेड कलर ऑब्टेन होगा, यानी वो कौन सा स्पेक्ट्रम है जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। हमें रेड कलर चाहिए, यानी हमें लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, यानी एमिटेड फोटोन की जो एनर्जी है वो मिनिमम चाहिए, यानी एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए। तो जहां पे एनर्जी गैप सबसे कम होगा वही रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप जानते हैं कि एनर्जी गैप सबसे कम ये 1 से 2 है, दैट इज 10.2, मगर 2 से 3 है, यही सबसे कम गैप होगा। तो आंसर विल बी 3 to 2। सर आंसर 2 से 3 बोले कि 3 से 2? तो स्वाभाविक सी बात है, स्पेक्ट्रम की बात हो रही। स्पेक्ट्रम में एमिशन होगा, एमिशन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे डी एक्साइट करेगा, नीचे से ऊपर एक्साइटेशन होगा, उस समय एब्जॉर्प्शन होगा। तो सवाल एमिशन की बात कर रहा, तो आंसर 2 से 3 नहीं, आंसर होगा 3 से 2, आंसर होगा 3 से 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके हड़बड़ाहट को चेक करने के लिए। जब आप पेपर देते हैं तो आपका दिमाग बहुत प्रेशर में होता है, उस प्रेशर में आप हड़बड़ाई में बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस सवाल में उसी चीज को चेक करने की कोशिश की गई। कुछ नहीं है सवाल में, बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी हड़बड़ाहट करी तो सवाल आपका गलत हो जाता है। इस सवाल में करना क्या है, आपके सामने एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। तीनों को पहले अपने हिसाब से सोच लो ना भाई, फिर इतने कॉम्प्लेक्स ऑप्शन को देखो। एग्जाम में इतने सारे कॉम्प्लेक्स ऑप्शन को देखोगे तो आपका दिमाग पजल्ड हो जाता है, परेशान होने लगता है। अपने आंसर बना लो, फिर मैच करते कहां है। तो आइए हम अपने आंसर बनाते हैं और एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम पी की बात कर लेते हैं, ठीक। पी वाली रिएक्शन आप सबके सामने लिखी है और इसका डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव। अगर इसका डेल्टा एच नेगेटिव है तो फॉरवर्ड वाला एक्सो, बैकवर्ड वाला एंडो, और बच्चा बच्चा कह सकता है इसका डेल्टा एनजी 0। और अगर इसका डेल्टा एनजी 0 है तो इस वाले कॉलम में बताओ केपी केसी से बड़ा होगा कि केसी केपी से बड़ा होगा कि केपी केसी के बराबर होगा। सर केपी केसी के बराबर होगा। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है, केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, राइट, इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, है ना। तो प्यारे बच्चों जब हम आरटी की पावर डेल्टा एनजी में जाते हैं, आरटी की पावर डेल्टा एनजी में जाते हैं, तो आप सब समझ सकते हैं कि डेल्टा एनजी 0 आ गया, मतलब केपी केसी के बराबर होगा, यानी फर्स्ट का आंसर पी का 1 हो जाएगा, राइट। तो पी का 1, अब जहां जहां पी के साथ 1 नहीं है उड़ा दो, पी के साथ 4 है उड़ा दो, पी के साथ 1 है रहने दो, पी के साथ 3 है उड़ा दो, अब आंसर 2 और 3 में है। तो ऐसे करना था सब्र से, एंड आई एम डैम श्योर बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा। ठीक है, फिर ठीक है साहब, ये हो गया, अब इधर आओ। तो इनमें से आपको देखना है क्या होगा। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो ना तो प्रेशर का फर्क होगा ना तो वॉल्यूम का, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, यानी पी का आंसर 1 भी होगा, पी का आंसर सी भी होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन मूव टुवर्ड रिएक्टेंट। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंडो साइड मतलब बैकवर्ड, सही बात है, तो पी का ए भी होगा, पी का सी भी होगा, पी का ए भी होगा, पी का सी भी होगा। अरे सवाल खत्म हो गया क्या मेरे भाई, सवाल खत्म हो गया क्या मेरे भाई। पी का ए भी होगा, पी का सी भी होगा, तो सेकंड नहीं, फर्स्ट नहीं, फोर्थ नहीं, तो आंसर तो 3 ही होगा। हाँ, सवाल इतने से भी किया जा सकता था, लेकिन जो बच्चा वहां परेशान हो जाता है वो ये सवाल छोड़ देता है। इसे कहते हैं ये आपको पजल्ड करता है, ये आपको परेशान करता है। तो कीप पेशेंस, कीप काम, ये सबसे जरूरी है एग्जाम के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बाकी मुझे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आप बाकी सारे पार्ट भी समझ सकते हैं, राइट। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपके सामने बोला है
व्हाट इज द SN2 प्लस अपॉन IO3 माइनस मोल रेशियो। रेडॉक्स का सवाल है, बच्चे को बैलेंसिंग आनी चाहिए एक तरीका, और अगर वो बैलेंस नहीं करना चाहता तो दूसरा तरीका जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों से ही सवाल बनेगा। मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले आपको बैलेंस करके सिखा देता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सब बैलेंसिंग का नियम जानते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को तोड़ लें। H+ और पानी को लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं इसमें से ऑक्सीडेशन हाफ यानी एनोडिक हाफ को सेपरेट करता हूं। तो एनोडिक हाफ आप देख सकते हैं SN+2 से क्या बन रहा है, SN+4। और जब मैं कैथोडिक हाफ की बात करता हूं तो कैथोडिक हाफ क्या बनेगा मेरे बच्चे, यानी रिडक्शन हाफ, दैट इज IO3 माइनस से क्या बन रहा है, I2। अब इसे बैलेंस करते हैं तो हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। SN बैलेंस है, आयोडीन आयोडीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ मुझे 2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन 6 हो गए तो मुझे यहाँ 6 पानी जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने 6 पानी लिखा, यहाँ आगे 12 H+। सबसे पहले अदर एटम को बैलेंस करिए, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को, और अब बैलेंस करते हैं चार्ज को। तो चार्ज को बैलेंस करने का रूल है, जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन, 2 का चेंज है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे चार्ज है +5, यहां पे चार्ज है 0। एक आयोडीन पे 5 का चेंज, 2 आयोडीन पे 10 का चेंज तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने का नियम, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होना चाहिए, और अब मैं दोनों को ऐड करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, आप सबके सामने रिएक्शन आ चुकी है, ये आया मेरे सामने 12H+ प्लस 5SN2 प्लस 2IO3 माइनस, राइट, और फिर इससे बना है 5SN+4 प्लस आयोडीन प्लस 6H2। चलेगा मेरे बच्चों। अब उसने हमसे किसका मोलर रेशियो पूछा है, SN2 प्लस अपॉन IO3 माइनस, SN2 प्लस अपॉन IO3 माइनस, तो आंसर आ जाएगा 5/2, आंसर आ जाएगा 5/2। इस सवाल को आपने ऐसे भी किया, ठीक है, आप चाहते तो इस सवाल को दूसरे मेथड से भी कह सकते थे। इन दोनों का मोलर रेशियो पूछा है तो इन दोनों में लगा दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SN+2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ IO3 माइनस। अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है मेरे बच्चों, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर मोल इंटू एन फैक्टर, राइट। अब बताओ SN+2 कहां से कहां गया, सर 2 से 4 कितने का चेंज है, 2 का, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। और यहां पे जब हम ग्राम इक्विवेलेंट में आते हैं तो मोल इंटू एन फैक्टर, इसके कितने मोल है साहब, वही तो पता करना है। और एन फैक्टर कितना, IO3 माइनस, तो IO3 माइनस यहाँ 5, यहाँ 0 है, और एन फैक्टर किसका चाहिए, IO3 माइनस का, तो एक आयोडीन पे चेंज देखूंगा, और चेंज कितना, 5 का। तो सोचो N1 N2 क्या हो कि दोनों बैलेंस हो। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, सर यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, तो साहब मुझे लगता है एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अगर आप समझ पाए हैं तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल फिर से थोड़ा सा आपको पजल करने का सवाल, बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन आप अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पे खोते हैं तो फिर ये गलत हो सकता है। सवाल कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, राइट। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, तो सर कहते थे कि जब भी इरिवर्सिबल आएगा अपने को वर्कडन का एक ही फॉर्मूला याद आएगा, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो फॉर्मूला तो यही है, मगर ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, Ln वाला होने वाला नहीं, क्योंकि भाई ये तो रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, आंसर यही होगा। अब W का फॉर्मूला जो बच्चों को याद है वो ये है। उन्हें फिर ये भी कहा गया कि साहब अगर आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब 2 वेरिएबल है, एक वॉल्यूम है और एक प्रेशर है। अगर सवाल वॉल्यूम नहीं देगा तो प्रेशर देगा, और शायद उसने उसी में घुमाने की कोशिश करी। आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों, PV = nRT, राइट, यानी मैं कह सकता हूं V = nRT/P, राइट, यानी जहां डेल्टा V वहां V2 - V1 है, राइट, यानी मैं कह दूंगा W = -P एक्सटर्नल V2 कह दूंगा nRT/P2 - nRT/P1, मगर एक गड़बड़ हो गया, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है। अरे भाई, तो ये भी तो जानते हो आप कि आइसोथर्मल है तो डेल्टा U बराबर Q + W है, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 है, यानी Q बराबर -W है। अगर W के फॉर्मूले में यहां माइनस साइन है तो Q के फॉर्मूले में यहां प्लस साइन होगा, यानी आंसर W का ये तो नहीं मगर Q का ये सही होगा। उसने वर्कडन का फॉर्मूला नहीं पूछा है, उसने सही फॉर्मूला पूछा है। क्या ये सवाल आपको क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एनसीईआरटी के पन्नों से गहराइयों से उठाया हुआ सवाल। एक एक सवाल को आराम से करिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रश्न हमसे सही स्टेटमेंट की बातें कर रहा। मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है।
मॉलिक्यूलरिटी किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल टकराए यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाए। मॉलिक्यूलरिटी इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, जीरो नहीं, निगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर फ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात। वी कैन डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों ऐसा हम क्लास में भी आपको कहते हैं कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप रेट लॉ नहीं लिख सकते, आप ऑर्डर नहीं बता सकते। तो बच्चों का तुरंत आर्ग्यूमेंट आता है, सर एलिमेंट्री का तो बताते हैं। मेरे भाई एलिमेंट्री का रेट लॉ आप रिएक्शन देख के नहीं बताते हैं, ये प्रैक्टिकली प्रूव है कि लिखोगे तो उसके बराबर आएगा। रेट लॉ जिससे ऑर्डर पता चलता है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है और वो एक्सपेरिमेंट से ही आता है, वो रिएक्शन को देख के नहीं बताया जाता। वी कैन डिटरमाइन, ना वी कैन नॉट डिटरमाइन। तो वी कैन डिटरमाइन ये गलत है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है कि जब भी कभी डिकम्पोजिशन मेटल के सरफेस पे होता है वो जीरो ऑर्डर होता है। हाँ, यहां पर प्रेशर का भी खेल है, जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत ज्यादा, तो फिर प्यारे बच्चों ये जीरो ऑर्डर होता है और कंसंट्रेशन के बदलने से फर्स्ट ऑर्डर भी हो जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वन स्टेप रिएक्शन में भी नेगेटिव। वो कहता है कि किसी वन स्टेप रिएक्शन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है दैट इज म्यू। म्यू जिसे आप कहते हैं KT + 10/KT, यानी जब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को चेंज किया जाएगा तो उसका जो रेट कांस्टेंट का रेशियो वो नेगेटिव होगा। मेरे भाई अगर कभी म्यू नेगेटिव आता है, अगर कभी म्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ नहीं रहा, घट रहा। और आप जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, रेट कांस्टेंट हमेशा ही बढ़ता है, तो रेट कांस्टेंट घटने का सवाल ही नहीं है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ वन स्टेप रिएक्शन में भी नेगेटिव, गलत बात है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो, हाँ ऐसा ही थोड़ा सवाल उन्होंने नीट में फ्रेम किया था और उसी को थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो, टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट। अगर EA जीरो हो जाता है, अगर EA जीरो हो जाता है तो आप सबको पता है K = A × E⁻⁻⁻⁷ और अगर ये जीरो कर दोगे तो K = A हो जाएगा और K = A होने का मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं और जब सारे प्रोडक्ट बनेंगे, यस दैट इज अ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। अब टेम्परेचर का वहां कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। If the activation energy of a reaction is zero, temperature will have no effect on the rate constant। हाँ ये सही बात है। तो कितने स्टेटमेंट है? 3, मगर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इलेक्ट्रोलिसिस का एक सिंपल सा सवाल, थोड़ा फील करना होगा। इन सभी सब्सटेंसेस का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, ठीक? तो समझाने के लिए आपके सामने कुछ बर्तन बना देता हूं। ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, ये तीसरा बर्तन, ये चौथा बर्तन, राइट? पहले बर्तन में भाई लोगों ने क्या भरा? Al2SO4 होल थ्राइस। दूसरे बर्तन में Bi2SO4 होल थ्राइस। तीसरे बर्तन में CuSO4 और चौथे बर्तन में Ag2SO4। गौर फरमाइएगा, 1 मोल ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, मतलब इसका कितना मोल? 1 मोल। 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 इन सभी सब्सटेंसेस का कितना मोल है? 1 मोल। और अब इलेक्ट्रोलिसिस शुरू किया जाता है, वो सारा का सारा सेटअप बनाया जाता है। मैं आधा सा डायग्राम बना देता हूं, आई होप आप समझ जाएंगे। अब यहां पे कैथोड में कौन आएगा? Al 3+। यहां कैथोड में कौन आएगा? बिस्मथ 3+। यहां कैथोड में कौन आएगा? कॉपर +2। यहां कौन आएगा? Ag+1। क्लियर? यहां पे Al के कितने मोल है मेरे भाई? कितने मोल है? 2 मोल। क्योंकि इसका 1 मोल है तो Al का 2 मोल है और Al के 1 मोल को 3 फैराडे चाहिए। अरे भाई इतना तो समझ में आता है कि Al 3+ जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ना Al में रिड्यूस होगा। तो 1 मोल को कितने फैराडे? 3। तो कुल कितने मोल हैं? Al के 2, तो कुल कितने फैराडे? 6। बिस्मथ के कितने मोल? 2, तो कितने फैराडे? 6। कॉपर के कितने मोल? 1, तो कितने फैराडे? 2। Ag के कितने मोल? 2, तो कितने फैराडे? 2। लो आंसर आपके सामने आ गया 6622662 एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है क्या? आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कुछ नहीं है सवाल में, लेकिन कभी देखा नहीं कुछ ऐसा है सवाल। और जब नई चीजें हमारे सामने आती हैं हम कितने
सोच समझ के साथ उसे अटेम्प्ट करते हैं, यही असली पढ़ाई है, यही असली सीखने का नाम है। हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट थिंग। इस सवाल में उन्होंने आपके सामने कुछ ग्राफ बनाया और यहां लिखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। तो आपको यह तसल्ली से समझना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस कौन है और वाई एक्सिस कौन है। मैं आपके सामने लिख देता हूं, इधर एक्स एक्सिस और ये है log c1/c2, इसे समझना पड़ेगा। और जो वाई एक्सिस है वो है ई सेल। जनता को इतना तो समझ में आ चुका है साहब कि नस्ट इक्वेशन का कुछ फॉर्मूला चलेगा, और नस्ट इक्वेशन है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। और क्यू मतलब रिएक्शन क्वोशेंट। जब इस रिएक्शन का लिखेंगे तो आप सबको रिएक्शन क्वोशेंट में एनोडिक हाफ कैथोडिक हाफ लिखना आता है। तो एनोडिक हाफ कैसे बनेगा, जिंक से बना Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। कैथोडिक हाफ कैसे बनेगा, कॉपर +2+2 इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर। और फिर सारी रिएक्शन को वो सारा तामझाम जो आप करते हैं वो करिए। तो बताइए पहले का कंसंट्रेशन कितना है C1, इसका कितना है C2, तो लाला क्यू कितना हो जाएगा C1/C2। तो यहां जहां ई सेल लिखा है इसे मैं क्या कह दूंगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग C1/C2। करेक्ट है बच्चों। अब ध्यान से देखते हैं क्या होगा। पहले ग्राफ को पढ़िए। पहला ग्राफ क्या कह रहा है कि जैसे आप इधर से राइट हैंड साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड जाना मतलब log C1/C2 का बढ़ना। तो मेरे बच्चों जैसे log C1/C2 बढ़ेगा ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा तो भैया माइनस ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा होगा तो चीजें घटेगी ना कि चीजें बढ़ेगी। ये कह रहा बढ़ेगा, ना ना ना। ये कह रहा कांस्टेंट, ना ना ना। ये कह रहा है बढ़ेगा। अरे खत्म हो गया सवाल बेटा, आंसर तो 2 ही होगा। तो देखो सवाल देखने में कठिन लगा मगर कुछ नहीं है, जस्ट कीप योर काम और इसे आराम से अटेम्प्ट करें, बिल्कुल बनेगा। अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे जैसे log C1/C2 बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा बड़ा होगा तो माइनस होगा, ज्यादा तो वैल्यू छोटी होगी। और जैसे जैसे C1/C2 निगेटिव होगा मतलब ये निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ई सेल ज्यादा होगा। इस प्रकार से ग्राफ बढ़ता हुआ बनेगा। क्लियर है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, a solution of 5.85% NaCl has boiling point equal to 5.8% MgOH whole twice. If NaCl is a strong electrolyte, what will be the alpha of MgOH whole twice? एक सॉल्यूशन हमारे सामने है NaCl का, राइट साहब, और दूसरा सॉल्यूशन हमारे सामने है MgOH whole twice का। और सवाल कहीं बोल दिया है कि जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी के बराबर। अब यहां पे उसने कुछ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बातें किया, मतलब इसका जो डेल्टा टीबी है और इसका जो डेल्टा टीबी है दोनों बराबर है। और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है I इंटू केबी इंटू एम, इसके लिए फॉर्मूला है I इंटू केबी इंटू एम। तो केबी दोनों का सेम है बिकॉज केबी इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट वही है, तो केबी भी सेम होगा, यानी केबी कैंसल आउट। अब NaCl का अल्फा नहीं है तो हम अल्फा 1 मानते हुए I कितना बोल देंगे 2। और मोलैरिटी, जहां मैं मोलैरिटी लिख सकता हूं तो मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है %W/V इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो लिख देता हूं बच्चों कितना आएगा, ये 5.85 है ना, इंटू 10 अपॉन NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5। इसका I हमें पता नहीं है और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है 5.8 इंटू 10 अपॉन MgOH का होल ट्वाइस का मॉलिक्यूलर वेट 24, 16 और 1 17, 17 दूना 34 प्लस कितना आएगा, ये 24 करेंगे अगर आप, है ना, 16 और 1 17, राइट। और इसको ऐड किया तो लगभग कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, लगभग कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो Mg आ चुका है 24, यहां लिख देता हूं मैं, Mg आ चुका है 24, है ना, और 16 और 1 17, राइट, 17 दूना 34, ये कितना आ चुका है, ये आपके सामने आ चुका है। तो अब यहां पे इसके बाद कुछ नहीं भाई, कैलकुलेशन बचा है और आप इसे सॉल्व करेंगे तो I आएगा और I के बाद फिर अल्फा आएगा, राइट। तो जब आप I का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 + n-1 इंटू अल्फा, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 3 - 1 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा, और यहां से अल्फा की जो वैल्यू आती है लगभग 0.5 के आसपास चलेगा। तो सवाल में आज एक छोटा सा कंसेप्ट ये था कि बच्चा मोलैरिटी के पीछे परेशान हो तो लास्ट में लिखा है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सॉल्यूशन चैप्टर के आइडियल नॉन आइडियल से। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जब HNO3 और पानी को मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन एक निगेटिव डेविएशन बनता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव डेविएशन? निगेटिव डेविएशन का मतलब है कि जितना वेपर प्रेशर सोच रहे हो उससे कम।
क्यों वेपर प्रेशर कम हो गया? क्योंकि अंदर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, उनका इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के कंपैरिजन में। तो सवाल कैसे करते हैं? HNO3 is mixed in water, which of the following set of information will be correct? P total is greater than PHNO3, गलत बात है। जैसा मैंने कहा कि ये निगेटिव डेविएशन है, और अगर ये निगेटिव डेविएशन है तो प्रेशर घटेगा, तो ग्रेटर, ये तो गलत हो गया। HNO3 H2O इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन HNO3 HNO3 इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात। एंड डेल्टा एस मिक्स इज ग्रेटर देन 0, सही बात। जब भी कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो नए नए पार्टिकल आते हैं और मिक्सचर का एंट्रोपी तो हमेशा ही बढ़ता है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। डेल्टा एस मिक्स लेस देन 0, गलत बात। डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0, सही बात। इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप, गलत बात। जितना सोच रहे वेपर प्रेशर उससे कम, तो आपको और एफर्ट लगाने होंगे और टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तो कहीं जाके वो उबलेगा, यानी उसका जो बॉइलिंग एजेट्रॉप बनता है वो मैक्सिमम बनता है। तो पीडी वाले मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप, एनडी वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। तो उसने बोला इट फॉर्म्स मिनिमम, हाँ ये गलत है, तो सही पूछा, आंसर विल बी सेकंड। डन है बच्चों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल प्यारा सवाल, कंसेप्चुअल सवाल। सवाल कहता है कि एक वीक एसिड का जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है वो दे रखा है -55.95, ठीक। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कराते हैं तो वो होता है -57.3 किलोजूल पर मोल। यानी अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो 57 होने थे, लेकिन अगर एसिड वीक हो गया तो 55 हो गया, तो ये डिफरेंस गया कहां? तो जैसा आपको कंसेप्ट पता है कि जो डिफरेंस होता है, जो क्लास में ही पढ़ाया जाता है, वो हमेशा उन बॉन्ड तोड़ने में खर्च होता है। यानी कि मैं कह दूंगा कि साहब यहां से जो आयोनाइजेशन एनर्जी आई, जो दिस माइनस दिस आई, 57.3 माइनस 55.95, ये लगभग आएगा 1.35 किलो जूल के आसपास। यानी कि उसने इतनी एनर्जी यूज किया है, उसने इतना एनर्जी खर्च किया है, उतना एनर्जी उसने खर्च कर दिया। लेकिन उसने डाटा क्या दे रखा है, डेटा क्या दे रखा है? इफ अनआयोनाइज्ड एसिड रिक्वायर 1.4 किलोजूल पर मोल। यानी सच में डेल्टा एच आयोनाइजेशन कितना है? 1.4, लेकिन इस वैल्यू के हिसाब से कितना हो रहा है? 1.35। यानी अभी सारे बॉन्ड नहीं टूटे, यानी अभी सारे बॉन्ड, क्योंकि सारे बॉन्ड टूटने तो 1.4 खर्च होता है ना। अब इसको थोड़ा फील करना है। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक वीक एसिड HA, और अगर वीक एसिड HA है बच्चों तो वो टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस प्लस A माइनस। T बराबर 0 पे मान लो इसका 1 था, अब किसी समय पे ये 1 माइनस अल्फा होगा, ठीक है, समझना है। तो जितना जितना टूटता जाएगा उतना उतना एनर्जी कंज्यूम करता जाएगा, समझिएगा। जितना जितना टूटता जाएगा उतना उतना एनर्जी कंज्यूम करता जाएगा। भाई बॉन्ड तोड़ने में तो एनर्जी लग रही। यानी मैं कह दूं साहब कि इसकी जो डेल्टा एच है, जो डेल्टा एच आयोनाइजेशन है, अगर ये 1 मोल होता तो ये 1.4 होता, क्लियर। लेकिन जितना जितना टूट रहा वैसे वैसे खर्च होगा, तो मैं कहूंगा इसका जो डेल्टा एच आयोनाइजेशन है 1 माइनस अल्फा इंटू 1.4, अब जितना टूटा उसके हिसाब से आ जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है कि जो टूटा है वही किसके बराबर है? 1.35 के बराबर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस अल्फा आएगा 1.35 अपॉन 1.4, जो कि लगभग 0.96 के आसपास आता है। तो गौर फरमाना ये 1 माइनस अल्फा है, मतलब ये लिया हुआ, ये टूटा हुआ और ये बचा हुआ। तो जो ये बचा हुआ है, राइट, यही है अनआयोनाइज्ड, है ना। तो सवाल आपसे कहता है, ध्यान से पढ़ना, व्हाट इज द परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड इन मोलर सॉल्यूशन? व्हाट इज द परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इन द मोलर सॉल्यूशन? तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कुल कितनी वैल्यू आ जाती है? 0 पॉइंट समथिंग, और जब वैल्यूज को पुट करते हैं तो वही है 96, तो 4 मतलब 3 पॉइंट समथिंग के आसपास, राइट। तो लगभग बता रहा हूं मैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से जो अल्फा आ जाता है परसेंटेज में 4, यानी 3.57% के आसपास। 3 पॉइंट, भाई एक 10 है, एक 35 है, एक है, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन वही आया। व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट इतना था कि जितना खर्च होना था उतना नहीं हुआ, उससे कम हुआ, तो अपन ने वो डिफरेंस देखा, उससे सॉल्व किया और आ गया हमारे सामने अल्फा की लगभग वैल्यू कितनी आई? 3.5% के आसपास। डन है? अगर समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगेन थ्योरेटिकल सवाल, चीजें याद होनी चाहिए, ऐसा सवाल। पहले सवाल में आपके सामने इन वेव का वेवलेंथ का ऑर्डर दिया है।
तो बच्चों आप सबको वेवलेंथ का ऑर्डर याद कराया जाता है क्लास में, और मैंने याद कराया है। आप सबको मैंने कहा कि सबसे पहले गामा रेज आती है, फिर एक्स रेज आती है, फिर यूवी आती है, फिर विबग्योर आती है, याद है? विबग्योर के बाद इंफ्रारेड आता है, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव के बाद एफएम, एएम, रेडियो वेव एंड सो ऑन, राइट। और ये जो आपके सामने ऑर्डर लिखा है ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ये लैम्डा का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अब ये क्या कहता है, माइक्रोवेव के बाद माइक्रोवेव का लैम्डा रेडियो वेव से ज्यादा है, माइक्रोवेव का लैम्डा रेडियो वेव से ज्यादा है ना, रेडियो का माइक्रो ज्यादा है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द ऑर्डर ऑफ बोर रेडियस इज, रेडियस का ऑर्डर पूछा है तो सही बात है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे रेडियस बढ़ता जाता है, R4 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर, सही बात है। एनर्जी की बातें कर रहा, वो कह रहा है इवन एनर्जी E2 E3 E4 बड़ी है ना मेरे बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा निगेटिव होती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। एंड द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी इज जीरो एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे कितनी एनर्जी होती है, जीरो। वो कह रहा है एनर्जी घट रही ना, एनर्जी बढ़नी चाहिए, मतलब ये गलत है। द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। हाँ, इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और आप इसे एक छोटे से कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 है ना, इंटू 2.1 इंटू 10 की पावर 6, लगभग लिख दो 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, है ना साहब। तो आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो जेड और एन से रिलेट हो जाएगी। जेड ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब जेड होगा ज्यादा मतलब प्रोटॉन होंगे ज्यादा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज होगा ज्यादा, मतलब अट्रैक्शन होगा ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन होगा करीब, तो और तेजी से घूमेगा। तो जिसका जेड ज्यादा है उसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर विल बी, आंसर आपसे सही पूछा है, गलत साहब, गलत। और गलत क्या होगा, ए एंड सी, तो आंसर विल बी फर्स्ट। चलेगा। तो अगला सवाल, आउट ऑफ द फॉलोइंग एम्फीप्रोटिक स्पीसीज इन एक्वस मीडियम आर। सवाल हमसे एम्फीप्रोटिक स्पीसीज के बारे में पूछ रहा। आप सब जानते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज जो H+ आयन रिलीज भी कर सकती हैं और एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, राइट। तो वो कौन सी स्पीसीज है जो एम्फीप्रोटिक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है CO3 माइनस, बिल्कुल H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा H2CO3, H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा H2CO3, राइट। और H+ आयन रिलीज करेगा तो बन जाएगा कार्बोनेट आयन, बिल्कुल सही बात है। ठीक उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं H2PO4 माइनस की तो ये बन जाएगा HPO4 2 माइनस, या बन सकता है H3PO4। लेकिन प्यारे बच्चों ये HPO3 2 माइनस है और HPO3 2 माइनस जिसका पेरेंट एसिड है H3PO3, मेरे भाई H3PO3 में से मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो आपको पता है कि मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है और दोनों हाइड्रोजन निकल चुके, यानी फर्दर रिमूवल ऑफ H+ नहीं होगा। तो यहां से H+ का रिमूवल नहीं होगा, तो आंसर ये और ये तो पक्की बात है। अब सेकंड में आते हैं। तो ऐसा आपको क्लास में पढ़ाया जाता है कि OH- का आंसर हमेशा ऑप्शन से डिसाइड होता है। OH- से H+ निकालना आसान नहीं है, लेकिन जब हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं होता और मजबूरी में चुनना पड़ता है तो OH- से हम H+ रिमूवल भी मानते हैं, एक्सेप्टेंस भी मानते हैं। मतलब अगर OH- H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा तो H2O बनेगा और रिमूव करेगा तो O2- बनेगा, लेकिन ये ऑप्शन से डिसाइड होता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो मेरे हिसाब से 1, 3 एंड 4 होना चाहिए, 1, 3 एंड 4 होना चाहिए, सॉरी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होना चाहिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब तुरंत आ जाइए बेस्ट ऑप्शन में, OH- को छोड़ सकते हैं। अब मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो आंसर होगा 3 एंड 4। क्लियर है? आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। लायोफिलिक सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, लायोफिलिक सॉल्ट को हम कैसे बनाते हैं? तो बच्चों जब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात होती है तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल। कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या? बहुत सिंपल सी कहानी है। एनसीईआरटी जब पहले सरफेस केमिस्ट्री हुआ करती थी वो एक लाइन में कोलाइडल सॉल्यूशन कहता था कि कोलाइडल सॉल्यूशंस आर नॉट सम स्पेशल मैटर, दे आर वन स्पेशल क्लास ऑफ मैटर। मतलब किसी भी मैटर का एक स्पेशल क्लास वही कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सी क्लास है? जब भी कभी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाता है, वो जो भी बनता है वही कोलाइडल सॉल्यूशन है। बहुत साक्षात प्रमाण है, आप जहां भी बैठे हैं, आप जहां भी सुन रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं हवा में धूल है। वो जो धूल के कण हैं
जिनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो हवा और धूल ये पूरा अपने आप में कोलाइडल सोल्यूशन है। तो जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं इनका बहुत बड़ा मेडिसिनल यूज होता है। कोलाइडल सोल्यूशन के बहुत ज्यादा एडवांटेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गोल्ड सॉल चलता है। जब गोल्ड को हम बहुत छोटा छोटा करके पानी में घोल के गोल्ड सॉल बनाते हैं, गोल्ड सॉल मेमोरी लॉस की बहुत अच्छी दवाइयों में से मानी जाती है। तो इमेजिन करते हैं जब आप कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हैं तो कोई चीज कहीं मिला रहे हैं, पल भर के लिए मान लीजिए आप पानी मिला रहे हैं, तो जो चीज पानी मिला रहे हैं वो दो चीज होगी, या तो उसका पानी के साथ इंटरेक्शन होगा या तो पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। जब भी कभी मिलाए गए पार्टिकल को, जिसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, मिलाए गए पार्टिकल का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ होता है, उसे हम कहते हैं लायोफिलिक। उसका इंटरेक्शन है, फिलिक है, अट्रैक्शन है। और लेकिन जब कोई अट्रैक्शन नहीं होता, मजबूरी में बनाया गया, उसे हम कहते हैं लायोफोबिक। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया, एक को कहा गया लायोफिलिक, एक को कहा गया लायोफोबिक। तो लायोफिलिक को बनाने में हमें कोई एफर्ट नहीं करना होता, क्योंकि उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है। तो लायोफिलिक सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, उन्हें कुछ नहीं करना होता, उन्हें आप सीधे मिला दीजिए, वो लायोफिलिक बन जाते हैं। ये सब स्पेशल मेथड है, ये लायोफोबिक में इस्तेमाल करना होता है। उदाहरण के तौर पे आलू में जो सफेद सफेद स्टार्च होता है, अगर आपको स्टार्च को पानी में घोलना है तो कुछ नहीं करिए, उस स्टार्च को पानी में घोल दीजिए, अपने आप घुल जाएगा। लो साहब, जो स्टार्च और पानी का सॉल बना है ये अपने आप में लायोफिलिक सॉल है। तो जब भी कभी कोई सब्सटेंस जिसका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, वो अपने आप में लायोफिलिक बनाएगा। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे लायोफिलिक सॉल बनाते हैं। फिर चाहे वो स्टार्च हो, फिर चाहे वो मोस्ट ऑफ द पॉलीमर हो, फिर चाहे वो बायोमोलिक्यूल हो, ये सारे के सारे बनाते हैं लायोफिलिक। और जितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने मेटल हैं, वो सारे के सारे बनाते हैं लायोफोबिक। याद रहे बच्चों, तो इस प्रकार से हमने ये सवाल का डिस्कशन किया एंड आंसर विल बी डायरेक्ट मिक्सिंग विद सॉल्वेंट। ऑलराइट, तो प्यारे बच्चों, ये था डिस्कशन FST 6 का।